हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेशेंट्स की रिक्वेस्ट और फीडबैक पे मैंने बनाया है। और ये जो टॉपिक है शायद पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जा रहा है पेरेंट्स में वो टॉपिक है और ये है ऑटिज़म। ऑटिज़म को लेके बहुत सारे लोगों में, पेरेंट्स में खासकर, बहुत सारा कन्फ्यूजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑटिज़म के आप देखें तो केसेस बहुत बढ़ गए हैं, खासकर पोस्ट कोविड आप देखें। और हालत ये है कि आज के दिन 3% ऑफ जो हमारे चिल्ड्रन हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म, या यूँ कह सकते हैं कि 30 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। अब ये बीमारी आज से करीब 80 साल पहले डिस्कवर हुई थी और इन 80 सालों में इसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो इसको अगर पेरेंट के नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो अगर जब भी किसी पेरेंट को आप बताते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज़म है तो वो पहला सवाल ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। और अगर कोई इनको ये कह दे कि आपका ये तो एक इनक्योरेबल डिजीज़ है तो उनके लिए आई थिंक इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें बहुत सेंसिटिवली पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। लास्ट के 5 सालों में आप देखें तो इसकी मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क आया है ऑटिज़म की। बहुत सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, बहुत से बच्चे बोलना सीख रहे हैं, बहुत से बच्चों को कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल स्कूलों में भेजें और नॉर्मल सोसाइटी का वो एक हिस्सा बन सकें। इसमें ये नहीं कि जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट अवेयरनेस है, मीडिया भी बहुत कोशिश कर रहा है थ्रू वेरियस आर्टिकल्स कि लोगों में इस डिजीज़ की अवेयरनेस बढ़े। और अब तो हम एक ऑटिज़म डे भी बनाने लग गए हैं अपने देश में। तो मरीजों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी क्यों होती है, मेरे बच्चे को क्यों हुई, क्या इसके लक्षण हैं, क्या ये बच्चा ठीक हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो इस बच्चा क्या होगा, क्या इसकी कोई दवाई आती है, इसके क्या कोई टेस्ट करवाने हैं हमें। तो बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के। तो क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इसको हम 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है इस ऑटिज़म को। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस डिजीज़ के साथ बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन जुड़े हुए हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस डिजीज़ को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जब बच्चा माँ के पेट में ग्रो कर रहा होता है तो उसके ब्रेन में कुछ न्यू सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो आपस में कनेक्शन बना रहे होते हैं। और आप यूँ समझ सकते हैं कि कुछ इन कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है और जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसके 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक, ये बच्चे और लोगों से, सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और दूसरा, इन बच्चों में रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, बार बार बोलना। तो ये 2 खास फीचर्स हैं इस डिजीज़ के। अब ऐसा नहीं है कि सब बच्चे एक से होते हैं। आप जब इन बच्चों को देखेंगे तो पाएंगे कुछ बच्चे तो इतने माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं कि उनको आप देख के बता भी नहीं सकते कि इनको ऑटिज़म है, और कुछ बच्चे हैं जिनमें सीवियर डिसेबिलिटी है। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसको ऑटिज़म ना कह के आजकल हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। अब सवाल ये उठता है, जो हर पेरेंट पूछता है जी मेरे बच्चों को ऑटिज़म क्या क्यों हुई, क्या मेरे एंड पे कोई गलती थी? तो हम समझाते हैं नहीं, अभी तक कोई कंक्लूसिव कोई कारण नहीं पता साइंस को कि क्यों है, बट कुछ कुछ चीज़ें हम फिगर आउट कर पा रहे हैं। जैसे जीन्स का कुछ हद तक रोल है और इसकी मल्टीपल जीन से इनहेरिटेंस होती है। इसलिए घर में अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है तो सेकंड बच्चे में ऑटिज़म होने के चांस लगभग 10% होते हैं। दूसरा, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जो कि केवल मेल्स में देखने को मिलता है, इसमें भी ऑटिज़म हो सकती है। फिर कुछ मदर और फादर से रिलेटेड है कंडीशन, जैसे अगर फादर की एज ज़्यादा हो तो उस केस में भी ऑटिज़म के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर मदर को देखें तो मदर अगर ओबीज है, उसको हाइपरटेंशन है, वो कोई ड्रग्स ले रही हैं, उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है, उनको न्यूट्रिशन पुअर है, जैसे किसी मदर को फोलेट की कमी है, तो इन सब कारणों से भी ऑटिज़म हो सकता है। फिर कई बार डिलीवरी के टाइम पे जब मदर डिलीवर होती है उस टाइम ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन में भी बच्चे को ऑटिस्टिक हो सकता है। और लास्टली जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रहा है वो है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो खाने के साथ और एयर के साथ जो हमारी बॉडीज़ में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल पाया गया है। पर क्लियर कट कोई भी ऐसी आप नहीं कह सकते कि इस कारण से ऑटिज़म हुई है, राइट। एक जो चीज़ हाँ जो सबसे कॉमनली अब बच्चों में देखने को आ रही है वो वर्चुअल ऑटिज़म। ये होता है कि जब बच्चा जब पैदा हो जाता है तो हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि पहले 2 साल बच्चे को किसी भी स्क्रीन के पास मत आने दो, कोई भी फ़ोन, स्मार्टफोन ना दिखाओ। अगर बच्चा इन चीज़ों से को देखना शुरू कर देता है तो उसमें ऑटिज़म होने के चांसेस बहुत है। पर इस ऑटिज़म को कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म,
क्योंकि बच्चा जब सीखता है, डेवलप होता है, तो बच्चा चीज़ों को टच करके, देख के, सुन के, स्मेल करके, टेस्ट करके तब चीज़ों को सीखता है। अगर बच्चा स्क्रीन से जुड़ा रहेगा तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देगा। और इन बच्चों में देखा गया कि एक बार आप स्क्रीन हटा दें तो ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये तो हुए इसके कॉजेज़। अब हम आते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप अर्ली इस बीमारी को, लक्षण को डिटेक्ट कर लेते हैं और अर्ली इस डायग्नोसिस बन जाता है, तो बच्चे के रिकवर होने के चांसेस काफ़ी बेटर हो जाते हैं। तो पहला लक्षण है, अगर एक बच्चा 1 साल का हो गया है और उसका नाम पुकारने पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे आपका बच्चा नाम चिंटू है या गोलू, आप उसको बोलते हैं 1 साल के, तो वो गर्दन उठा के देखता है आपकी तरफ, तो अगर वो नहीं है तो चिंता का विषय। सेकेंडली, अगर बच्चा 1.5 साल का हो गया है और अभी तक कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल पा रहा। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है कि जैसे दादा को कहा तो दादा को एड्रेस कर रहा है बच्चा, पापा को तो पापा को, ऐसा नहीं कि माँ माँ दादा किसी को कुछ भी बोले जा रहा है। तो सेकंड है कि अगर बच्चा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल पा रहा। तीसरा लक्षण है कि बच्चा और बच्चों से या और सोसाइटी में मिक्सअप नहीं हो पा रहा। चौथा लक्षण है कि बच्चा टॉय से प्रॉपरली नहीं खेल पा रहा। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा टॉय से खेल रहा हो तो अगर वो फर्श पे देख रहा है, आप जाएंगे तो आपकी तरफ देखेगा, जबकि ये बच्चे आप देखेंगे अपनी दुनिया में गुम रहते हैं और अगर खेल रहे तो खेलते ही रहेंगे। फिर बच्चों की कुछ फिक्स्ड पैटर्न है, उनको वही चीज़ पसंद आती है, उनको दूसरी कुछ चीज़ ला के देंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। फिर एक टर्म होती है इकोलेलिया, जैसे कि आप कुछ बोलेंगे, आप बाहर लेके जाएंगे, कोई बोलेगा हेलो तो बच्चा बोलेगा हेलो हेलो हेलो, तो उसी बात को बच्चा बार बार रिपीट करेगा। या बच्चा किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली, एक नॉब को टच करता है उसी को टच करता रहेगा। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है इन बच्चों का। फिर ये बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, किसी चीज़ में टिक के नहीं बैठते। फिर कुछ बच्चे टो वॉकिंग की, टो पे चलने की कोशिश करते हैं। फिर अगर फादर, कई बार जैसे फादर मदर किसी को पॉइंट करें कि बच्चा देखो एरोप्लेन जा रहा, तो वो उस फिंगर की तरफ नहीं देखते। फिंगर पॉइंटिंग बोलते हैं कि बच्चा फिंगर की तरफ देखना चाहिए, वो नहीं होता। फिर बच्चे तेज आवाज़ से डर जाते हैं काफ़ी। इसके अलावा कई बार माँ को लगता है कि शायद मेरा बच्चा सुन नहीं पा रहा। तो अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई सा भी लक्षण है तो तुरंत जाके अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑटिज्म की शुरुआत हो। ओके। फिर आता है कि कौन कौन सी बीमारियां हम कंफ्यूज कर सकते हैं ऑटिज्म के साथ। तो एक तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि लैंग्वेज डिले है, तो हियरिंग लॉस। पर हियरिंग लॉस वाले बच्चों में खास बात क्या होती है कि उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों से बातों को समझा सकते हैं। दूसरा, सोशली इंटरेक्टिव होते हैं, वो लोगों को देख के उनके आईज में कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, उनमें रिपीटेटिवनेस नहीं होती। फिर कुछ बच्चे होते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म का मतलब होता है कि घर में तो वो इंटरेक्ट करेंगे, जैसे ही बाहर जाएंगे किसी स्ट्रेंजर को देख के एकदम चुप हो जाते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं कि घर में ठीक होता है, पर बाहर जाके बच्चा, दैट इज नॉट ऑटिज्म। फिर होता है ग्लोबल डिले, कि बच्चे का किसी कारण ब्रेन डैमेज हो गया बर्थ या बर्थ से पहले या बर्थ के दौरान, तो उन बच्चों में सारी चीज़ें डिले होंगी, बैठना, चलना, खड़ा होना, इंटेलिजेंस, सब चीज़ें कम होंगी। फिर एक बीमारी जो बड़े बच्चे जो 5-6 साल के, जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, वो है ADHD। ADHD हम कभी और डिस्कस करेंगे। ADHD होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें पर खास बात क्या होती है, बच्चे सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो ये तो बात हुई कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब फाइनली ये बात आती है कि अगर ये लक्षण आपके बच्चे में है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है। अब ऑटिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका कोई टेस्ट नहीं है। जैसे आपने कोई एक्सरे करा के या MRI करा के या ब्लड टेस्ट करके आप नहीं बता सकते कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं। इसके लिए तो बच्चे की मेनली हिस्ट्री ली जाती है कि बच्चे का कैसा बिहेवियर है, और उसको एग्जामिन किया जाता है। और एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि मदर्स फादर्स फैमिली को देते हैं, उनसे करवाते हैं कुछ क्वेश्चन फिल, इसको हम कहते हैं MCHAT। इसमें कुछ 20 क्वेश्चन का सेट है, और उसके बेस पे हम देखते हैं कि बच्चे में माइल्ड रिस्क है या मॉडरेट या सीवियर, और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इन बच्चों को असेस करते हैं और फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें एक टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायग्नोसिस बन गया तो परमानेंटली बच्चे पे चिपक गया डायग्नोसिस। तो हमेशा एक प्रॉपरली पीडियाट्रिशियन, जिसको कि बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की नॉलेज हो, उसके पास अब जाके अपने बच्चे का हमेशा डायग्नोसिस बनवाएं। तो ये तो हुई इन बच्चों के डायग्नोसिस की बात। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या किसी टेस्ट की ज़रूरत भी होती है इन बच्चों में या नहीं। वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि मैनेज कैसे करते हैं। फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, सपोज ये बच्चा 10 साल का हो गया, 12-15 का, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं। कई बार प्रॉपर ट्रेनिंग से बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बट स्टिल आप देखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन, अपने दोस्तों से बात करने में, उनकी इमोशंस को स्टडी करने में ये बड़े पुअर होते हैं। इसलिए इन बच्चों को कई बार दूसरे बच्चे टीज करते हैं, बुलिंग करते हैं इन बच्चों की,
और इन बच्चों में इन सब कारणों से कई बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे सभी टीचर्स से या जो भी आप ऐसे बच्चे हैं जिनके कोलीग्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों से बहुत प्यार से, बहुत सेंसिटिव इन बच्चों को हैंडल करें। फिर एक इशू आता है टीचर्स का। टीचर्स, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, बट टीचर्स क्लास में बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, खासकर जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, अर्ली नर्सरी केजी के बच्चे हैं। उनमें अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स को आप बुलाइए, उनको समझाइए कि आपके बच्चे में इस टाइप के लक्षण हैं और ये ऑटिस्टिक हो सकता है, तो डेफिनेटली जाके उसका आप एक बार डॉक्टर से टेस्ट कराएं। ऐसा देखा गया स्टडीज में कि अगर टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए, टीचर्स को नॉलेज दी जाए तो बहुत फ़ायदा होता है, वो बच्चों को डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। और लास्टली इवन गवर्नमेंट भी इन बच्चों का केयर कर रही है और बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कुछ इंश्योरेंस स्कीम है, अर्ली स्टिमुलेशन स्कीम्स हैं, फिर कुछ स्कॉलरशिप स्कीम इन बच्चों के लिए। पर उसके लिए आपको कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके इनका ऑटिज्म का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो कि अर्ली 18 ईयर्स तक यूजुअली टेम्प्रेरी होता है कि 5 ईयर्स पर रिन्यू करना पड़ता है। और उसके बाद भी आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसका परमानेंट सर्टिफिकेट बन सकता है। उसका फ़ायदा केवल यही है कि इन बच्चों को कुछ सोशल स्कीम्स में कुछ जगह पे रिबेट मिलती है, और अब सरकार चाह रही है कि क्योंकि इतना बड़ी तादाद में बच्चे हो गए हैं कि इनके वेलफेयर का ध्यान दिया जाए। तो आज हमने समझा कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इस डिजीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।